प्यारे बच्चों, श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं सुनील शर्मा, विज्ञान विषय का अध्यापक। तो अपना पाठ चल रहा था, पाठ नंबर 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? कक्षा 9, कक्षा कौन सी है? 9th। ठीक है, तो देखो कुछ क्वेश्चन कल हमने आपको जो वीडियो था उसमें भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों को बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया था। तो आज पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 27 के कुछ क्वेश्चन है। पेज नंबर 27 के प्रश्न, ठीक है, पेज नंबर 27 के प्रश्न। निम्नलिखित को रासायनिक व भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत करो। क्वेश्चन पहला है, निम्नलिखित को भौतिक यानी बाहरी व रासायनिक परिवर्तन में वर्गीकृत करो। सबसे पहला है बच्चों, पेड़ों को काटना। तो पेड़ काटते हैं तो कोई नई चीज नहीं बनती। कागज को फाड़ना वो भी कोई नई चीज नहीं बनती, उसके ही संबंधित है ये। तो कौन सा परिवर्तन होएगा? भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन हो गया? भौतिक परिवर्तन। दूसरा है मक्खन का एक बर्तन में पिघलना। तो पिघलना गलन का उदाहरण हो गया, गलन भी भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत ही आता है। तो मक्खन का द्रव में पिघलना, मक्खन का किस में पिघलना? द्रव में पिघलना। तो वो भी क्या है? भौतिक परिवर्तन। क्या है बच्चों? भौतिक परिवर्तन। तीसरा है अलमारी में जंग लगना। संक्षारण का उदाहरण हो गया ये। किसी धातु पर अन्य अवांछित पर चढ़ना क्या कहलाता है? संक्षारण। और वो धातु क्या हो जाती है? संक्षारित हो जाती है। तो लोहे की अलमारी में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। चौथी चीज है बच्चों, विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना। विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना। जल में प्रवाहित होना व उसका हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना। वह उसका हाइड्रोजन व ऑक्सीजन। तो इसमें ये नई चीज बनी है, तो कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? गैसों में विघटित होना, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। विघटन का मतलब होता है टूटना, विघटित होना। ये कौन सा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन हो गया। ठीक है। 5वें नंबर पे है बच्चों, जल में साधारण नमक का घुलना। तो आसवन विधि से उसको अलग कर सकते हैं।
जल में नमक या चीनी घुल जाए तो, जल में साधारण नमक का घुलना, नमक का घुलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। छठा है बच्चों, फलों में सलाद बनाना, कोई नई चीज नहीं बनी, फलों से सलाद बनाना, ये भी कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, 7वें नंबर पे लकड़ी और कागज का जलना, दहन, आग अग्नि पावक अनल दहन, जल कोई भी चीज जाए उससे वापस मूल चीज नहीं बन सकती। जलना अपने आप में किसका परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन का। लकड़ी व कागज का जलना, लकड़ी व कागज का जलना कौन सा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो ये आपका पेज नंबर 27 का पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें अपने आसपास की चीजों को शुद्ध पदार्थों या मिश्रण से अपने आसपास की चीजों को शुद्ध पदार्थों या मिश्रण से अलग करने का प्रयत्न करें। अपने आसपास की चीज़ों को हम कैसे पृथक कर सकते हैं? तो अपने आसपास की चीज़ों को या शुद्ध पदार्थों को मिश्रण से अलग करने के लिए अपने आसपास की चीज़ों को शुद्ध पदार्थों या मिश्रण से पृथक करने के लिए विभिन्न विधियों जैसे छानना, विभिन्न विधियों जैसे छानना, निशंदन बोलते हैं इसको बच्चों। छानना को क्या बोलते हैं? निशंदन, निशंदन। ठीक है, निशंदन यानी फिल्ट्रेशन, वाष्पीकरण। दूसरी विधि क्या? वाष्पीकरण। तीसरी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है, या आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। ये 3 सामान्य विधियां हैं जो हम अपने डेली लाइफ में आसपास की चीज़ों को शुद्ध पदार्थों या मिश्रण से पृथक करने में क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो ये प्रश्न आपके हो गए कंप्लीट। अब है बच्चों नई चीज, शुद्ध पदार्थों के प्रकार क्या हैं? तो तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थों के प्रकार हैं।
शुद्ध पदार्थों के प्रकार। तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों शुद्ध पदार्थों के प्रकार। दो है बच्चों, एक तो तत्व है और दूसरा क्या है, यौगिक। तत्व और यौगिक। तो शुद्ध पदार्थों के प्रकार में तत्व और यौगिक। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आ गया तत्व। सबसे पहले क्या आ गया, तत्व। तो तत्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले, तत्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1661 में रॉबर्ट बॉयल ने किया था। 1661 में रॉबर्ट बॉयल ने किया था। ठीक है, किसने किया था, रॉबर्ट बॉयल ने। और तथा फ्रांस के रसायन शास्त्री एंटोनी लॉरेंट लेवासियो तथा फ्रांस के रसायनज्ञ या रसायन शास्त्री, फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंट लेवासियो ने तत्व को सबसे पहले परिभाषित किया था। तत्व को सर्वप्रथम परिभाषित किया। तो बताया तो किसने था, रॉबर्ट बॉयल ने, और परिभाषित किसने किया, एंटोनी लॉरेंट लेवासियो ने। ठीक है, तो एंटोनी लॉरेंट लेवासियो ने तत्व को सबसे पहले परिभाषित किया था बच्चों। तो इनके अनुसार क्या परिभाषा होती है, देखो इनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा, तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभक्त यानी तोड़ना नहीं किया जा सकता। यानी जो तत्व होता है वो पदार्थ का वो मूल रूप होता है जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, तत्व अपने पास हैं वर्तमान में लगभग 118 तत्व हैं बच्चों। और तत्व 3 प्रकार के होते हैं। एक तो धातु जिसे मेटल बोलते हैं, मेटल। दूसरा होता है धातु जिसको क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। और तीसरा होता है उपधातु।
जिसे क्या बोलते हैं, सब मेटल, मेटल, नॉन मेटल एंड सब मेटल। धातुओं की संख्या है 92 और अधातुओं की संख्या है 19 और उप धातुओं की संख्या कितनी है, 7। 92, 19, 7 का इनका नंबरिंग होगी। तत्व 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उप धातु। प्राकृतिक तत्व कितने हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, प्राकृतिक तत्व वह बच्चों 92। और संश्लेषित तत्व या कृत्रिम तत्व या मानव निर्मित तत्व जिसकी खोज मानव ने की है वो कितनी है, 26। तो 92 और 26। अब देखो तो एक है बच्चों इनकी सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी। तत्वों को जहां पे रखा गया उस सारणी का नाम क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पेरियोडिक टेबल कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, मॉडर्न पेरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी। यानी तत्वों को उनके अध्ययन की, तत्वों को उनके अध्ययन की सुविधा के लिए, अध्ययन की सुविधा के लिए अब पूरी परिभाषा नहीं बता रहा, यानी इनसे संबंधित एक सारणी है उसके बारे में बता रहा हूँ, ये असली परिभाषा नहीं है। तत्वों को उनके अध्ययन की सुविधा के लिए एक सारणी में रखा गया है जिसे क्या कहते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी ऐसे है बच्चों, इनके बीच में एक ऐसे सीढ़ी सी है। ठीक है, इसमें बच्चों आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर किसको रखा गया है, धातुओं को, और दाईं ओर किसको रखा गया है, दाईं ओर रखा गया है अधातुओं को। दाईं ओर किनको रखा गया है, अधातुओं को। और धातु और अधातु में अंतर करने के लिए एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा बनाई गई है। उस टेढ़ी मेढ़ी रेखा के ऊपर और नीचे आने वाले वे तत्व जिसमें धातु व अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, जिनमें धातु का और अधातु का दोनों का गुण मिलेगा वो उपधातु कहलाते हैं। उपधातु 7 हैं, कौन कौन से, बोले, शिव, गंगा, आज, सबसे, तेल, पियो। बोले, शिव, गंगा, ये ट्रिक है बच्चों याद करने की, ये उपधातु हैं। बोले, शिव, गंगा, आज, सबसे, तेल, पियो। यानी बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, Sv होता है एंटीमनी, Te टेल्यूरियम और Po पोलोनियम। ठीक है, बोले, शिव, गंगा, आज, सबसे, तेल, पियो। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, As आर्सेनिक का प्रतीक है, Sb है एंटीमनी का प्रतीक, Te है टेल्यूरियम का प्रतीक और Po है पोलोनियम का प्रतीक। ठीक है, तो ये है बच्चों उपधातु। अब बच्चों आधुनिक आवर्त सारणी की खोज, आवर्त सारणी की खोज किसने की थी,
की खोज हेनरी मोजले नामक वैज्ञानिक ने की थी। हेनरी मोजले नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, किसने की थी? हेनरी मोजले नामक वैज्ञानिक ने। अब इससे पहले एक और आवर्त सारणी थी, उसका नाम था मेंडलीफ की आवर्त सारणी। क्या था? मेंडलीफ की आवर्त सारणी। तो उसमें कुछ कमियां थी बच्चों। ठीक है, मेंडलीफ भी वैज्ञानिक थे। मेंडलीफ ने तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए एक सारणी बनाई थी, उसका नाम क्या था? मेंडलीफ की आवर्त सारणी। लेकिन उसमें कुछ कमियां थी। ठीक है, उन कमियों को दूर किसने किया? हेनरी मोजले नामक वैज्ञानिक ने। और एक नई आवर्त सारणी बना दी, जिसको क्या कहा जाता है? आधुनिक आवर्त सारणी। यानी तत्वों को उनकी अध्ययन की सुविधा के लिए जिस सारणी में रखा गया है, उस सारणी को क्या कहते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। इसमें बाईं ओर किनको रखा गया है? धातुओं को, दाईं ओर अधातुओं को, और धातु और अधातु में अंतर करने के लिए एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा बनाई गई है। इस टेढ़ी मेढ़ी रेखा के ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे जो तत्व आते हैं, उनमें धातु के और अधातु के दोनों के ही गुण पाए जाते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? उपधातु। तो आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? हेनरी मोजले नामक वैज्ञानिक ने। और इससे पहले जो आवर्त सारणी थी, उसको क्या कहा जाता है? मेंडलीफ की आवर्त सारणी। उसकी खोज किसने की थी? मेंडलीफ नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो ये आप समझ गए होंगे। तो धातु हैं 92, अधातु हैं 19, उपधातु हैं 7, टोटल तत्व 118, जिनमें से प्राकृतिक तत्व 92 और संश्लेषित तत्व कितने हैं? 26। ठीक है बच्चों। तो अब आ जाता है बच्चों धातुओं के सामान्य या भौतिक गुणधर्म। सामान्य या भौतिक गुणधर्म, यानी वो गुणधर्म जो बाहर से दिखाई दे जाते हैं, वो सामान्य या भौतिक गुणधर्म। सबसे पहले गुणधर्म है बच्चों, धातुओं में दृढ़ता व कठोरता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? दृढ़ता व कठोरता पाई जाती है। यानी धातुएं क्या होती है? ज्यादातर ठोस अवस्था में होती है। हाँ, कुछ एक अपवाद भी है बच्चों इसके। ठीक है, वो हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। दूसरा है बच्चों, धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है। क्या पाई जाती है? धात्विक चमक। ये धात्विक चमक किसको कहते हैं? जब किसी भी धातु में उसके शुद्ध रूप में जो चमक होती है, उसे उस धातु की धात्विक चमक कहते हैं। या दूसरे शब्दों में, जब किसी धातु के टुकड़े को काटा जाता है, तो काटे गए स्थान पर जो चमक प्राप्त होती है, उसे उस धातु की धात्विक चमक कहते हैं। तो किसी भी धातु में उसके शुद्ध रूप में जो चमक होती है, उसे उस धातु की धात्विक चमक कहते हैं। ठीक है। तीसरा है बच्चों, धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। कौन सा गुण? तन्यता का। याद रखेंगे, तय फॉर तन्यता, तय फॉर तार। तय फॉर तन्यता और तय फॉर तार। यानी तन्यता के गुण के कारण क्या होता है? तन्यता का गुण, जब किसी धातु के टुकड़े को खींचकर पतले तार के रूप में डाला जाता है,
तो उसे उस धातु की तन्यता का गुण कहते हैं। ठीक है, जब किसी धातु के टुकड़े को खींचकर पतले तार के रूप में डाला जाता है उसे उस धातु का तन्यता का गुण कहते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार निकल जाता है। 1 ग्राम सोने से 2 किमी लंबा तार निकाला जा सकता है। अब चौथा गुण है बच्चों आघात वर्धनीयता। क्या है? आघात वर्धनीयता। आघात का मतलब होता है बच्चों पीटना। आघात का मतलब क्या होता है? पीटना। और वर्धनीयता का मतलब फैलना या बढ़ना। ठीक है, आघात का मतलब होता है चोट पहुंचाना यानी पीटना, और वर्धनीयता का मतलब होता है फैलना। तो जब किसी धातु के टुकड़े को पीटकर पतली चादरों या सीट के रूप में डाला जाता है, पतली चादरों या सीट के रूप में डाला जाता है, उसे उस धातु का कौन सा गुण कहते हैं? आघात वर्धनीयता का गुण कहते हैं। उसे उस धातु की आघात वर्धनीयता का गुण कहते हैं। 5वां है बच्चों धातुएं ऊष्मा की क्या होती है? सुचालक, यानी वो गर्म हो जाती है। जब किसी पतीले को आप नीचे से गर्म करते हो, पतीले को, ठीक है, मतलब टोपिए को आप नीचे से गर्म करते हो तो उसका हत्था भी गर्म हो जाता है। तो आपने तो ऊष्मा पैंदे के अंदर पहुंचाई है, लेकिन कहाँ पे पहुंच गई? उसके हत्थे में भी पहुंच गई। इसका मतलब ये हो गया कि धातुएं ऊष्मा की क्या होती है? सुचालक, यानी अच्छी चालक होती है। और मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा तन्य और आघातवर्धनीय धातु क्या होती है? सोना होती है। 6ठे नंबर पे बात आ गई बच्चों धातुओं में करंट भी आ जाता है, यानी विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। तो धातुएं विद्युत की क्या होती हैं? सुचालक होती है। धातुओं में विद्युत धारा क्या हो जाती है? प्रवाहित हो जाती है, यानी धातुएं क्या होती है? विद्युत की सुचालक होती है। 8वां गुण है बच्चों कि 7वां गुण कि धातुओं के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं? धातुओं के उच्च, यानी इनको दरों में बदलने के लिए बहुत ज़्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा ताप की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। यानी आप समझ सकते हो जब हम उस पतीले को गर्म करते हैं ऊष्मा के द्वारा तो वो द्रवित नहीं होता, यानी उसका पानी नहीं बनता। पतीले यानी टोपिए का क्या नहीं होता? पानी नहीं बनता। ठीक है, यानी वो द्रव अवस्था में चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि धातुओं के गलनांक और क्वथनांक बहुत ज्यादा होते हैं। 8वां गुण है बच्चों कि धातुओं में प्रतिध्वनि या उसको क्या बोलते हैं? ध्वनिकता, या उसको क्या बोलते हैं? सोनोरस, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? एंटी साउंड। सोनोरस यानी एंटी साउंड। प्रति का मतलब होता है विपरीत। ठीक है, साइंस में प्रति का क्या मतलब होता है? विपरीत। तो धातुओं में प्रतिध्वनि, ध्वनिकता, सोनोरस आदि गुण पाए जाते हैं। इसका क्या मतलब हो गया कि जब किसी धातु के टुकड़े को पीटा जाता है, जब किसी धातु के टुकड़े सोनोरस का क्या मतलब हो गया? जब कोई धातु किसी कठोर सतह से टकराती है तो उसके चारों ओर निनाद ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी गूंज वाली ध्वनि। तो उसके चारों ओर निनाद ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे उस धातु का प्रतिध्वनि या ध्वनिकता का गुण कहते हैं। उदाहरण के लिए स्कूल की घंटी जो लोहे धातु की बनी होती है और उस पर किसी ठोस चीज से प्रहार किया जाता है तो प्रतिध्वनि के कारण चारों ओर ध्वनि उत्पन्न होती है और विद्यार्थियों को संकेत मिल जाता है कि क्या हो गई? छुट्टी हो गई। ठीक है, तो वो कौन सा गुण है? प्रतिध्वनि का गुण है कि जब कोई धातु किसी कठोर सतह से टकराती है तो उसके चारों ओर जो ध्वनि उत्पन्न होती है, निनाद ध्वनि, गूंज वाली ध्वनि, तो उसे उस धातु का कौन सा गुण कहते हैं? प्रतिध्वनि का गुण कहते हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं बच्चों अधातुओं के सामान्य या भौतिक गुणधर्म। ठीक है, तो ये अधातुओं के सामान्य गुणधर्म, सामान्य या भौतिक गुणधर्म। यानी अधातु की क्या गुणधर्म हो जाएंगे? अधातु वे तत्व होते हैं जो धातुओं के विपरीत गुण रखते हैं। यानी इनमें दृढ़ता व कठोरता नहीं होती, धात्विक चमक नहीं होती, तन्यता नहीं होती, आघातवर्धनीयता नहीं होती, ऊष्मा की सुचालकता नहीं होती, विद्युत की सुचालक नहीं होती, गलनांक व क्वथनांक कुछ नहीं होते और प्रतिध्वनि का गुण नहीं पाया जाता। ठीक है, ये भौतिक गुणधर्म है बच्चों, बाहर से पता चल सकता है। ठीक है, लेकिन रासायनिक गुणधर्मों के भौतिक गुणों के आधार पर हम अंतर विभेद नहीं कर सकते, क्योंकि धातु के भी और अधातु के भी अपवाद बहुत हैं। अपवाद क्या होते हैं? जो नियमों का क्या कर दे, उल्लंघन कर दे, रूल क्रैक कर दे, वो अपवाद होते हैं। और अपवाद हर चीज़ के होते हैं। तो धातु और अधातु में जो भौतिक गुणधर्म के आधार पर अंतर है, तो उन अंतर में क्या काफ़ी अपवाद पाए जाते हैं। तो भौतिक और भौतिक गुणधर्मों के आधार पर हम धातु और अधातु में अंतर नहीं कर सकते। इनके जो अपवाद हैं वो आप आगे 10वीं क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, तो ये भौतिक गुणधर्म है। ये 8 के 8 गुणधर्म इसमें नहीं मिलते। ये बाईं ओर स्थित होते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में, और ये कहाँ पर स्थित होते हैं? दाईं ओर स्थित होते हैं। तो बाकी यौगिक आ गया, जो शुद्ध तत्व का दूसरा, शुद्ध पदार्थ का दूसरा रूप है यौगिक, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।